सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनमें से कुछ को देखें तो यकीन जानिए डर लगता है, खौफ महसूस होता है, कुछ को सोच कर ही राहत और सुकून मिलता है, यानी कुछ को देखकर आप खौफज़दा होते हैं और कुछ को देखकर आपको सुकून मिलता है। मिसाल के तौर पर माँ की गोद, बड़े से बड़ा आदमी भी जब ये सोचता है कि वो कभी अपनी माँ की गोद में सर रखे, ये सोच कर ही उसे क्या मिलेगा? यकीनन सुकून मिलेगा। ऐसा ही है, राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी। अपना घर जब इंसान दिन भर मेहनत करने के बाद ये सोचता है कि बस अब वो अपने घर जाएगा, अपने घर वालों से मुलाकात करेगा, उसे ये सोच कर ही बहुत खुशी होती है। अपना वतन, बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी जब भी ये सोचते हैं कि उनका एक अपना वतन है जहां वो लौट कर जाएंगे तो उनको बहुत फ़ख्र, बहुत खुशी महसूस होती है। हमारी फ़ौज की वर्दी, जब भी हम अपनी पाक फ़ौज की वर्दी देखते हैं तो यकीनी तौर पर सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है और सर फ़ख्र से बुलंद भी हो जाता है, ऊंचा भी हो जाता है। मज़दूर को वक्त पर मिलने वाली मज़दूरी का सोच कर ही इत्मीनान हो जाता है। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको सोच कर ही खौफ आता है, जैसा कि जहर। इस नाम को सुनकर क्या याद आता है? यकीनी तौर पे मौत ही याद आएगी। जो जहर का नाम सुनेगा उसको मौत याद आएगी। जेल का नाम सुनकर यकीनी तौर पे खौफ आ जाता है और कि बिल्कुल भी ऐसी एक अंधेर जगह जिसको सोचकर इंसान क्या याद करे। बिल्कुल अगर आप अपनी कब्र को याद कर लें, बिल्कुल वही फीलिंग होगी। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी इदारे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको उनके इम्पैक्ट की वजह से आप कह लें कि जाना जाता है, समझा जाता है, महसूस किया जाता है। अगर किसी इंसान का, किसी इदारे का या किसी चीज़ का इम्पैक्ट ही नेगेटिव होगा तो क्या होगा? उसको सोचकर बुरा लगेगा। अगर किसी चीज़ का, इदारे का, इंसान का इम्पैक्ट या इमेज बिल्कुल पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? बिल्कुल ऑपोजिट, कि नेगेटिव वाले को सोचकर आप खौफज़दा होंगे, पॉजिटिव वाले को सोचकर आप पसंद करेंगे, आपकी अच्छी फीलिंग्स होंगी, उसके बारे में सोचकर आपको सुकून महसूस होगा, राहत महसूस करेंगे। इसकी बड़ी एक सादा सी मिसाल ले लें, सबसे सादा सी मिसाल। तुर्की में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, फ़ौज ने की, लेकिन तुर्की के अवाम के लिए मार्शल लॉ नाकाबिले कबूल था, जुर्म था, गलत था। उन्होंने उसके खिलाफ इतनी शिद्दत से नापसंदीदगी का इजहार किया कि सड़कों पर ही निकल आए, टैंकों के आगे लेट गए और तुर्की के अवाम ने तुर्की में मार्शल लॉ की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन यही, अब ज़रा सोचिए, यही अगर पाकिस्तान में होता तो क्या होता? पाकिस्तान के अवाम मिठाइयाँ बांटते, पाकिस्तान के अवाम भंगड़े डालते, ढोल की थाप पे रक्स करते, पाकिस्तान के अवाम टू कट शॉर्ट जश्न मनाते। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट मैटर करता है। तुर्की में जो जमहूरियत की तारीफ़ है वो सही वाली तारीफ़ है, यानी जमहूरियत जमहूर से, अवाम से शुरू होकर अवाम पर, जमहूर पर ही ख़त्म हो जाती है। तुर्की में जमहूरियत ने अवाम को हर वो सहूलत, हर वो बुनियादी हक दिया जो जमहूरियत अपने अवाम को देती है, जमहूर को देती है। तुर्की में जमहूरियत ने अपना बहुत बेहतरीन, ऐसे कह लें कि इमेज बनाया, ऐसा बेहतरीन इमेज कायम किया। अवाम ने जमहूरियत का फिर साथ ही देना था। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? इसका उलट हुआ। पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत की वो तारीफ़ बताई गई जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो तारीफ़ दिखाई गई प्रैक्टिकली जो दुनिया में कहीं देखने को ना मिली। पाकिस्तान में वो जमहूरियत नाफिज की गई जिसका मकसद अवाम से इंतकाम लेना था। तो खुद तो कहते हैं सबसे बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है, इनके मुंह से सच निकल जाता है। अगर इसको किसी और तरह देखा जाए, क्या कहते हैं? जमहूरियत इंतकाम है, तो इंतकाम ही है बेचारे जमहूर से जो ले रहे हैं सियासतदान। अच्छा जी, मकसद क्या जी? अवाम से इंतकाम लेना। जो पाकिस्तानी जमहूरियत, उसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। इसलिए अवाम ने कभी भी जमहूरियत को खुले दिल से तस्लीम नहीं किया। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ओहदे हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो अपने इम्पैक्ट की वजह से मकबूल भी हुए और मशहूर भी हुए। एक और चीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिसके अगर मैं बात करूँ जो मैंने तमहीद बांधी शायद
اس کے لیے इतनी लंबी मैंने तमहीद बांधी, इतना लंबा इंट्रो। काला कोट, क्या याद आया आपको? आज क्या चलता रहा? काला कोट। ये काला कोट क्या है? काला कोट तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक में कानून की बालादस्ती की अलामत समझा जाता है। काले कोट को तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक में कानून के सर का ताज समझा जाता है, क्योंकि ये काला कोट ही लोगों को इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। ये काला कोट मजलूमों को उनका हक दिलवाता है। ये काला कोट बेगुनाहों को सज़ा से बचाता है। ये काला कोट कानून और अदालत की हिफाजत करता है, लेकिन ये होता है दूसरे ममालिक में। इस काले कोट का ये इमेज बना है दूसरे ममालिक में। अब हमारे मुल्क की बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क में इस काले कोट की क्या अहमियत है, या कह लें क्या इज़्ज़त है? हमारे मुआशरे में इस काले कोट का सोचें मुकाम क्या है? हमारे मुल्क में ये काला कोट, ये कह लें कि आखिर किस चीज़ की अलामत बन गया है? ज़रा देखिए, हमारे मुल्क में ये काला कोट, अगर मैं कह दूं कि कानून का ही मुंह काला करता है तो आप अग्री करेंगे। हमारे मुल्क में ये काला कोट मासूमों की जानें लेने का सबब बनता है। आप सेकंड करेंगे मेरी राय को। हमारे मुल्क में ये काला कोट ही कानून शिकनी करता है। आप 100% अग्री करेंगे मेरी बात से। लेकिन इसमें कसूर क्या इस काले कोट का है? नहीं, काले कोट का कसूर नहीं है। इसमें कसूर इस काले कोट को पहनने वालों का है, जिसको पहनने के लायक नहीं है, जिनकी नीयतें काली हैं। अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत की तारीफ ही गलत बताई गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जमहूरियत टर्म ही गलत है, जमहूरियत कहते किसी गलत चीज़ को हैं, बल्कि गलती उनकी है जो जमहूरियत का नाम लेकर अपनी सियासत और अपने कारोबार चमकाते रहे। इसी तरह ये काला कोट तो बेबस है, मजलूम है, लाचार है, क्योंकि काले कोट को पहनने वाला इस काले कोट की हुर्मत, इसकी इज्जत और तकद्दुस को पामाल कर रहा है। यानी वो बंदा ही काला है, काले कोट का कसूर नहीं है, उसको पहनने वाले की नीयत का कसूर है, उस बंदे का कसूर है। इस काले कोट को पहनने वाला ही इस काले कोट का दुश्मन बन चुका है। कहा जाता है कि काले कोट का तकद्दुस हर एक पर लाजिम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि कोई इस काले कोट की बेइज्जती ना कर सके। मगर यहाँ रोना तो इस बात का है कि इस काले कोट की बेहुरमती सबसे ज़्यादा इसको पहनने वाला खुद करता है। और सिर्फ काले कोट का ही क्यों, सबकी इज्जत होती है, जजेस की भी इज्जत होती है, डॉक्टर्स के सफ़ेद कोट की भी क्या इज्जत नहीं होती? बहुत इज्जत होती है, बहुत हुर्मत होती है। सहाफ़ियों के कलम की भी अहमियत होती है, इज्जत होती है। बस ख्याल रखें, इस इज्जत को आपने खुद इसको गिराते हैं आप लोग, जो इस चीज़ को हाथ में पकड़ते हैं। कलम जिसने पकड़ा उसने खुद कलम के तकद्दुस को पामाल किया। काले कोट पहनने वालों ने खुद अपनी काली करतूतों की वजह से काले कोट पर धब्बा लगाया। और सफ़ेद कोट की अगर बात करूं कि उनको खुद ख्याल नहीं कि सफ़ेद कोट की अहमियत क्या है, लेकिन उस वक्त तक जब तक वो खुद इसका इस्तेसाल ना करें, तब तक इसको बदनाम ना करें, तब तक। अगर एक सहाफ़ी अपने कलम को बेच दे, एक डॉक्टर अपनी मसीहाई को बेच दे, एक वकील अपने काले कोट की इज्जत को खुद तार तार कर दे, तो फिर कैसी इज्जत किसने की पामाल? खुद आपने। आप खुद नहीं समझते कि क्या आपको इज्जत मिली, उसको संभालना कैसे है? फिर कैसी हुर्मत, कैसा वकार? पाकिस्तान के तमाम वकला बहुत काबिल एहतराम हैं, उनका पेशा भी किसी तरह से डॉक्टरों के पेशे से कम नहीं है। डॉक्टर बीमार लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो वकला बेगुनाह लोगों को जेल जाने से बचाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी बेगुनाह शख्स को सजाए मौत हो जाए तो वो जान से जाता है, ऐसा ही है। और किसी को उम्र कैद हो जाए तो वो ज़िंदगी से जाता है, और उसके साथ ख़ानदान वाले भी सफ़र करते हैं। लेकिन क्या जो आज हुआ और ये एक अरसे से होता आ रहा है, क्या वो काबिल कबूल है? क्या ये वकील काला कोट पहनकर जिसकी चाहे बेइज्जती कर दें? क्यों भाई, किसने लाइसेंस दिया बेइज्जती करने का? आपको लाइसेंस बेइज्जती करने का दिया गया? ये जो आज हुआ इसका लाइसेंस था आपके पास? जिसको चाहे आप जलील करें, जिस पर चाहे आप धावा बोल दें, जिस पर चाहे तशद्दुद कर दें, जजिस का सर फाड़ दें, अदालत पर हमला कर दें, लेडी कांस्टेबल को थप्पड़ मार दें, पुलिस को अगर बात करें पुलिस के गार्ड को आप सरेआम बेइज्जत कर दें? क्यों भाई, क्यों? मुतालिबात मनवाने के लिए आए रोज एहतजाज करते हैं और अब अस्पताल में घुसकर मरीजों को भी मार डालें? क्यों? कौन सी अदालत ने इन वकीलों को ये सर्टिफिकेट दिया? कौन सा कानून इनको इस बात की इजाजत देता है कि इंसानियत से गिर जाते हैं ये खुद को ये देख के कहेंगे कि हम इंसान हैं? आज ये कहेंगे कि हम इंसान हैं? ये इंसानों वाली हरकत की इन्होंने? कौन से आइन के तहत इन वकीलों को खुली छूट दी गई?
पुलिस वालों और साइलों को भी मारा पीटा किया। एक ऐसी फुटेज भी मंजर आम पर आई जिसमें वुकला अपने चैम्बर में एक शख्स को बुरहना करके तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और वो अल्लाह के वास्ते दे रहा है, अल्लाह के वास्ते दे रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। दीदा दिलेरी ये कि फुटेज में एक शख्स को ये कहते हुए सुना जा सकता है, फुटेज बनाओ, ये शख्स कितना ही देखे ना, कितना ही कोई बुरा हो या किसी ने कितना ही बड़ा जुर्म क्यों ना किया हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो की जा सकती है ना, लेकिन किसी को ये हक हासिल है कि उसके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाए। लाहौर की अदालतों में जज से बदतमीजी, सामान उठाकर फेंके और वुकला के दो ग्रुपों की अदालत में लड़ाई को भी लोगों ने देखा, खुद देखा। उन वुकला गर्दी पर खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि वुकला की इज्जत हर गुजरते दिन के साथ कम हो रही है, डूब मरने का मुकाम है ऐसे वुकला के लिए जो आज अगर देख लेना क्या हो रहा था, इंसान भी नहीं लग रहे थे। ये जरा क्लिप है हमारे पास, चलाइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह किया था। रजा चलाइएगा। It is one of my passions that lawyers in Pakistan who are otherwise brilliant lawyers, they should be properly trained as well so that they can compete with anybody in the rest of the world. They say that divinity, law and medicine, they are all very noble professions, and there's absolutely no place for anybody who is not as noble as expected of his profession. You have to understand right from day one that this is a profession, all right, but this is not business. You are not in this profession to make money. Money will automatically follow you. When you will do good things, you will argue good cases, you will be more experienced, money will follow you. But you don't have to follow money. وہ جو ہمارا فلمی امیج ہے وکیل صاحبان کا، جج صاحب وہ میرے 12 سال لوٹا دیجئے، وہ عدالتوں میں نہیں ہوتا. آپ کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا. کوئی تھیٹریکل پرفارمنس کی ضرورت نہیں ہے. جس ریاست میں ہم رہتے ہیں اس ریاست کے قانون کے محافظ ہی اگر ہماری جان کے دشمن بن جائیں گے تو پھر ہم کس سے امید رکھیں گے؟ میرا ایک سوال ہے، کس سے امید رکھیں گے؟ لڑائی چاہے جمہوریت کی ہو، قانون کی ہو، انصاف کی ہو، ڈاکٹرز کی ہو، وکیلوں کی ہو. ایک سمپل سا سوال ہے میرا، پستہ کون ہے؟ سفر کون کرتا ہے؟ انگلش والے سفر کی بات کریں، کون کرتا ہے؟ ایک عام آدمی. مرتا کون ہے؟ ایک عام آدمی. مشکلات کون اٹھاتا ہے؟ تکلیف کون اٹھاتا ہے؟ اذیت کا سامنا کس کو کرنا پڑتا ہے؟ ایک عام آدمی کو. کالے کوٹ میں موجود، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں، کالے کوٹ میں موجود یہ کالی بھیڑیں جو اس کالے کوٹ کا تقدس پامال کر، یا بھیڑیں بھی کہیں گے کہ ہمیں نہ ملائیں اس سے، کالی بھیڑیں کہیں گے ہم ان کالے انسانوں سے بہتر ہیں. آج یہ تقدس پامال کرے کالے کوٹ کا ان کی وجہ سے ہی. جس طرح ایک عام آدمی کھلے عام جمہوریت کو گالی دیتا ہے، سیاست کو گالی دیتا ہے، قانون کو گالی دیتا ہے اور اس کالے کوٹ کو بھی گالی دیتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے اس کالے کوٹ کی اہمیت دن بہ دن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آج کے واقعے نے اس کالے کوٹ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا. اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا جی؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جی 24 نومبر 2019 کو عظیم سندھو نامی ایک وکیل والدہ کے علاج کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی گیا، جہاں علاج کے دوران وکلا نے ڈاکٹرز پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا. پھر کیا ہوا؟ جس دوران ڈاکٹرز اور وکلا کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی. واقعے کے بعد کیا ہوا؟ اگلے روز ڈاکٹرز نے اسپتال میں ہڑتال کی اور جہاں پہ یہ ہاسپٹل ہے جیل روڈ، لاہور کی بڑی مشہور روڈ ہے جو لاہور سے واقف نہیں، جیل روڈ پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے دھرنا بھی دیا گیا. اچھا جی، وکلا نے بھی اس دوران ڈاکٹرز کے خلاف احتجاج کیا اور سول سیکریٹریٹ میں گھس کر چیف سیکریٹری کے دفتر کے باہر دھرنا بھی دیا. اچھا، پھر گزشتہ روز پولیس کی جانب سے پی آئی سی کے 2 ملازمین کو گرفتار کیا گیا، جس پر ڈاکٹرز نے کیا کیا؟ ایک بار دوبارہ ہڑتال کی اور اسی دوران وکلا کی جانب سے پولیس پر کارروائی نہ کرنے کا الزام لگایا گیا. آج کیا کیا جی؟ آج وکلا نے اسپتال کے سامنے احتجاج شروع کیا اور پھر دروازے کھلوا کر اندر گنڈوں کی طرح داخل ہو گئے. جیسے وکیل نہیں تھے، کوئی گنڈے تھے، کوئی گلو بٹ تھے. جس کے بعد دل کا سب سے بڑا اسپتال وکلا گردی کا نشانہ بنا. آپ سب نے دیکھا، رکاوٹیں ہٹا کر
हॉस्पिटल में दाखिल हुए ये गुल्लू बट, काले कोटों में मुलविस गुल्लू बट रास्ते में खड़ी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा, नुकसान पहुंचाया, इमरजेंसी के शीशे तोड़ दिए। तब भी तो कह रही गुल्लू बट, और अस्पताल के बाहर से भी ईंटें बरसाई। भला कोई वकील इस तरह करता वक्त कैसा लगेगा? सोचें जरा, कौन थे ये? किस चीज के गमो गुस्से का इजहार करने आए थे? फिर बाहर खड़ी जो पुलिस मोबाइल है उसको नजरे आतिश कर दिया, आग लगा दी और आने जाने वाले लोगों पे डंडे बरसाए। उन्होंने इनका क्या बिगाड़ा था? मरीजों ने क्या बिगाड़ा था? मरीजों के अहले खाना इसकी जद में आए। आपने देखा किस तरह पेशेंट्स, उनके साथ आए हुए जो लोग थे कैसे रो रहे थे, उनकी दुहाइयां सुनी आप लोगों ने? दिल ऐसे ये नीचे जा रहा था। मरीजों के अहले खाना इसकी जद में आए, डॉक्टर्स को भी मारा पीटा, हवाई फायरिंग भी की, सहाफियों को भी नहीं छोड़ा। एक वकील ने असलहे के जोर पर करीबी दुकानें भी बंद करवा दी। और ये सब आपको लगता है कि अचानक हुआ? ये अचानक नहीं हुआ, वो सोच कर आए थे, सोची समझी साजिश और ये गंदी प्लानिंग। ये जरा क्लिप चलाइएगा रजा। क्या कह रहे थे, सुन रहे थे आप? ये डॉक्टर्स की मौत नहीं, डॉक्टर्स की मौत नहीं, इंसानियत की मौत थी, कानून की मौत थी, इस एतमाद और यकीन की मौत थी जो इस काले कोट को देखकर किसी साइल को होता था। उस एतमाद का गला घोंट दिया आपने, बाकायदा मौत थी। ये मौत थी ज़मीर की मौत, ये मौत थी मासूम लोगों की मौत। इस लश्कर ने जंगों में भी अस्पतालों पर हमले नहीं किए जाते इस तरह। अगर आप देखें तो ये कैसे कानून के रखवाले थे जिनको कानून ही मालूम नहीं था, यानी कानून के रखवालों ने कानून को हाथ में ले लिया इतने बुरे तरीके से। ये कैसे बेहिस लोग थे? क्या ये इंसान कहलवाने के लायक है जिन्होंने सबसे पहले अस्पताल पर धावा बोला? फिर ये कैसे बेज़मीर अफराद हैं? इनका ज़मीर क्या जिंदा था या जिंदा होगा जिन्होंने मासूम इंसानों की जान लेने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचा? मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को कि मौत आखिर किसकी हुई। दिखाओ जरा इन मरे हुए लोगों को जो जिंदा है लेकिन मरे हुए हैं, बेहिस हैं ये। क्या कहते हैं जी कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। ये वो तालीम याफ्ता जाहिल थे, पढ़े लिखे जाहिल जो तहजीब से आ रही थे। ये वो तालीम याफ्ता जाहिल थे जिनका जो दिल है वो एहसास से बाकायदा खाली हो चुका है। ये जिंदा थे, मौत मौत की बातें करते हैं ना, ये मरे हुए लोग हैं, वैसे जिंदा है लेकिन मरे हुए हैं। इनके ज़मीर मरे हुए, इनके एहसास मरे हुए हैं। ये वो तालीम याफ्ता गुंडे थे, तालीम याफ्ता गुल्लू बट थे जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। क्या इस तरह करते हैं कानून का तहफ़्फ़ुज़? क्या इस तरह करोगे तुम लोग आइन की पासदारी? इनको लगाम कौन डालेगा? कौन? ये जो वुकला में छुपी काली भेड़े हैं, इनको बताएगा ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना ही सबका है, जितना सबका है उतना ही तुम्हारा है। सबका है ना? इनको कौन बताएगा? उस्मान बुज़दार या फिर राजा बिशारत साहब? अब मैं इस पर हंसूं या रोऊं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। पंजाब के वज़ीर कानून राजा बिशारत साहब इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या रिएक्शन देते हैं, कैसे इजहार करते हैं अपनी हालत का, अपने ख्यालात का, ज़रा वो भी सुनिएगा, आप भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे। सुनिए। अल्लाह ताला दो सतहों पर इंक्वायरी हो रही है। एक पुलिस के मामलात को भी देखा जा रहा है, कोई अगर कोताही कमी पुलिस की तरफ से लॉ इन्फोर्समेंट में हुई उसको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा जो पहले ये चूँकि नवंबर से सिलसिला चल रहा था, कुछ इसमें लोगों ने प्रॉपर एप्रोप्रिएट सर्कल्स को एतमाद में नहीं लिया और ना ही कोई डेवलपमेंट से आगाह किया, उसकी अलहदा इंक्वायरी हो रही है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है और मैं ये उनका पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला कानून को हाथ में लेने वालों को किसी तौर नहीं बख्शा जाएगा और सख्त से सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। सानिया साहिबाल आपको याद है? सानिया साहिबाल की इंक्वायरी भी हमने देखी थी, उसका अंजाम भी हमने देखा। एक अस्पताल के एमएस को धमकियां देते हुए भी राजा बिशारत साहब को हमने देखा सुना और उसका अंजाम भी किसी को भूला नहीं होगा। अब ये एक और इंक्वायरी ये राजा बिशारत साहब की ज़ेर निगरानी हो रही है, लेकिन किस चीज़ की? राजा बिशारत साहब तो अपने कानून को ही पकड़ कर रो रहे हैं। ये रो रहे थे ना, बेबस खुद दिखाई दे रहे थे। जो खुद बेबस दिखाई दे रहा है वो क्या करेगा? आप हाल देखिए। पंजाब जो मुल्क का इक़्तिदार किसके पास जाएगा ये फैसला करता है। इतना बड़ा सूबा, इतने बड़े पंजाब का हाल ये है कि अगर कोई वाक़या पेश आए तो इंक्वायरी ज़िम्मेदारों से पहले पुलिस की हो रही है कि पुलिस कित्थे सी, क्या मजाक बना दिया अपने मुल्क को हमने। ये वसीम अकरम प्लस हैं, मोहतरम जनाब आली, ये जो पंजाब के एक ईमानदार, वफाशनास,
فرض شناس، بہترین، قابل ترین، مظلوم، لاچار، معصوم، شریف النفس، میرٹ کی معراج پر پہنچے ہوئے جناب عثمان بزدار صاحب جو پنجاب کے بڑے وزیر اعلیٰ ہیں، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جی قانون کو ہاتھ میں لے والوں کو نہیں بخشا جائے گا. گستاخی اگر معاف ہو وسیم اکرم پلس صاحب تو ذرا بتا دیجئے کہ جب قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا تھا اس وقت آپ کے ہاتھ کہاں پر تھے، آپ کے کان کہاں پہ تھے، آپ کی آنکھیں کہاں تھی وسیم اکرم پلس صاحب، آپ خود کہاں تھے؟ اپنے گھر کا کیا جنریٹر صحیح کروا رہے تھے، یا اپنے علاقے میں بجلی کے تار ہیں وہ بچھا رہے تھے، یا پانی کی قلت دور کرنے کے لیے کنویں کھدوا رہے تھے کہ جہاں جہاں پانی نہیں تھا کنویں کھودو میری زیر نگرانی؟ لوگوں کی اہلیت اور میرٹ کا حال دیکھیے. احتجاج کیا وکیلوں نے، جان گئی مریضوں کی، انکوائری ہو رہی ہے پولیس والوں کی کہ پولیس کتھے سی. دیکھیں ذرا، اور جنہوں نے حملہ کیا، جن کی وجہ سے واقعہ پیش آیا، ان سے راجہ بشارت صاحب کس طرح مؤدبانہ گزارش کر رہے ہیں. ذرا یہ گزارش بھی سن لیں. وکلا صاحبان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ریسٹرین شو کریں، یہ نہیں کہ مزید، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ان کی طرف سے ہوا ہے اس پہ اگر انہیں تھوڑا سا احساس اگر وہ اس بات کا کر لیں کہ ان کی طرف سے غلط ہوا ہے تو کوئی ان کی عزت میں کمی نہیں آئے گی. نمبر 1. نمبر 2، ڈاکٹر صاحبان سے میں آپ کے طرف سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ہاسپٹلز، ایمرجنسیز جو ہیں ان کو کھلا رکھنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان لوگوں کا قطعی طور پر کوئی قصور نہیں ہو وہاں پر علاج کے لیے جاتے ہیں یا جو علاج کے لیے وہاں پر ایڈمٹ تھے، ان لوگوں کا قطعی طور پر کوئی قصور نہیں. سو کسی کی ہائی ہینڈڈنس کا نقصان ان بے گناہ شہریوں کو ہو، ان معصوم شہریوں کو جن کے اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ ذمہ داری سب سے پہلے آپ کی ہے، آپ کی تھی کہ کسی جھگڑے کا نقصان بے گناہ شہری نہ اٹھائے، لیکن آپ تو الٹا التجا کر رہے ہیں. ایک وزیر صاحب کی وہاں مرمت ہو گئی اور دوسرا یہاں پہ بیٹھ کے گزارشات پیش کر رہے ہیں. اس پر میں کیا کہوں؟ بریک کی لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں چلے گا. میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان. اسلاموفوبیا ایک ایسی ٹرم ہے آپ تمام لوگوں نے سنی ہوگی، بہت سے لوگوں نے محسوس کی ہوگی، اور اس کی جو اذیت ہے، تکلیف میں اکثر محسوس کرتی ہوں کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ پورا ایک ایجنڈا ہے مسلمانوں کے خلاف، مغرب میں پھیلا کر ایک ایسا ایجنڈا جس کو مرض کہہ دیں تو غلط نہیں ہوگا، جس کا علاج کرنا واقعی بہت ضروری ہو گیا، ورنہ یہ مرض پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور امن اور استحکام کے لیے خطرہ بھی بن جائے گا. اچھا، افسوس کی بات یہ ناظرین، آپ نے شاید محسوس کیا کہ افسوس کی بات کہ اسلاموفوبیا کا شکار کسی ملک کا عام آدمی نہیں ہے، بلکہ مغرب میں رہنے والے بڑے بڑے رہنما بھی اس مرض میں باقاعدہ مبتلا ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو باقاعدہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، کبھی مسلمان خواتین کا حجاب کھینچا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک اوپنلی کھلے عام کیا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. اور اسی مرض کا شکار بدقسمتی سے برطانیہ سے تعلق رکھنے والے بورس جانسن بھی ہو چکے ہیں، جن کے خلاف ایک برطانوی آزاد امیدوار نے ہمت کی. پہلے تو میں آپ کی ہمت کو سلام پیش کروں گی. اصفر بخاری صاحب ہیں، انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے. کیوں کی تھی، وجہ کیا بنی تھی، انہیں کب محسوس ہوا کہ ہاں اب وقت ہے کہ اب جا کے درخواست دائر کرنی پڑے گی. تو اصفر بخاری صاحب ہمارے ساتھ خود موجود ہیں. صدیق جان ہمارے خصوصی نمائندے سیکنڈ سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. صدیق آپ کا بھی اور آپ کا بھی اصفر صاحب. صدیق آج میں آپ سے سوال نہیں پوچھوں گی بلکہ آج آپ میرے ساتھ مل کے اصفر صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو اصفر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. وارم ویلکم ان دی پروگرام. سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ نے ان کے خلاف پٹیشن دائر کیوں کی بورس جانسن کے خلاف، اور آپ کا موقف جو آپ نے اختیار کیا اس میں وہ کیا تھا؟ کب ضرورت محسوس ہوئی کہ ہاں اب درخواست دائر کے بغیر گزارا نہیں ہوگا؟ ہاں، یہ جیسا کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب انتہا تو یہ ہو گئی تھی کہ کسی عام آدمی کے بجائے اب ہیڈ آف دا اسٹیٹس بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور یہ بورس جانسن صاحب تو ان کی تاریخ رہی ہے کہ یہ گزشتہ 2 دہائیوں سے بے دھڑک نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ برطانیہ میں رہنے والی دوسری مائنورٹیز کے خلاف بھی وقتاً فوقتاً عرضہ سرائی
और गुस्ताखाना और नहायत शर्मंगेज ज़बान इस्तेमाल करते आए हैं। और मुझे बड़ी हैरत होती है फिजा कि खुदा जाने क्या वजह है कि बरतानिया इतनी सिविलाइज सोसाइटी है और इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो इनके रेशियल कमेंट्स को कोर्ट में जाके चैलेंज करें, जो कमेंट्स ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर देते आए हैं। तो लिहाजा अब ज़रूरी हो गया था और मैंने दानिस्ता तौर पर ये दरख्वास्त इलेक्शन से पहले जमा कराई ताकि इस तरह की जहनियत रखने वाले शख्स को दोबारा पार्लियामान में आने से रोका जा सके। और इंशाल्लाह ये एक लैंडमार्क केस होगा जो आइंदा के लिए एक हुदूद कायम कर देगा रेशियल कमेंट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच के दरमियान, क्योंकि ये हमेशा का झगड़ा है कि यहाँ पर लोग आज़ादी के नाम पर मादर पिदर आज़ाद हो जाते हैं और यहाँ तक कि हमारे मजहबी जज्बात और मजहबी फंडामेंटल्स को छेड़ने से भी गुरेज नहीं करते। और आप समझ सकती हैं कि अगर इस तरह के कलमात और इस तरह के आर्टिकल्स अगर हाई ऑफिस रखने वाले लोगों की तरफ से आए तो उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग का उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा और वो किस तरह इस सोसाइटी में अपने चाहने वालों को प्रोवोक कर रहे हैं कि वो अब माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उठें। और यही वजह बनी कि बोरिस जॉनसन ने जब गुज़िश्ता साल अपने आर्टिकल में मुसलमान ख़वातीन जो कि पर्दा करती हैं उनको रॉबर्स और लेटर बॉक्स कहकर पुकारा, तो उसके बाद 11 या 12 दिनों में 37 वाक़यात ऐसे हुए जिसमें मुसलमान ख़वातीन को ज़दोकोब का निशाना बनाया गया। और ये सिलसिला वहाँ रुका नहीं, क्योंकि ये इनकी हिस्ट्री रही पहले भी और अब भी। ये इलेक्शन से करीब आकर अपने उन शिद्दत पसंदाना सोच रखने वाले वोटर्स को की तस्कीन के लिए, उनको उनकी तरवीज के लिए ये दोबारा इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको ये यहाँ बताता चलूँ कि जैसे ही मैंने ये दरख्वास्त लंदन हाई कोर्ट में लगाई उसके दूसरे दिन ही इन्होंने पब्लिकली माफ़ी मांगी, सिर्फ मुसलमानों से, मुसलमान कम्युनिटी से, क्योंकि शायद उनको ये इल्म था कि शायद नहीं, यकीनन उनको इल्म है कि मेरा ताल्लुक एक मुसलमान कम्युनिटी से है। तो अगर वो वाकई ही अपने अल्फाज पर शर्मिंदा थे तो खाली मुसलमान कम्युनिटी ही क्यों? यूके एक सिविलाइज सोसाइटी है और बरतानिया में हम सारे रहने वाले बराबर हैं और कानून किसी के लिए कोई इम्तियाजी सूरत इख्तियार नहीं करता। और अगर ये वाकई शर्मिंदा थे तो इन्हें अपने वो सारे अल्फाज और सारे अलकाबात जो इन्होंने माजी में मुख्तलिफ एथनिसिटीज और मुख्तलिफ सेक्ट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले अशखास के बारे में कही, वो सारे अल्फाज वापस लेने चाहिए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ चूंकि ये इलेक्शन स्टंट है और इन्होंने बहालत मजबूरी ये माफ़ी मांगी, जो कि मेरे लीगल टीम के मुताबिक, बैरिस्टर नज़र मोहम्मद जो हैं उनके मुताबिक ये ये चीज़ इनके खिलाफ जाएगी, बल्कि ये इन्होंने अपना क्राइम एडमिट किया है दूसरे मानों में। ठीक है, तो इंशाल्लाह आइंदा आप देखेंगे कि ये चले हमारे खुसूसी नुमाइंदे असफर, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। सदीक जान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सदीक, आप भी असफर से कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं साथ ही आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। सदीक, मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि चले उन्होंने माफ़ी मांगी, वो आगे कह रहे हैं कि इसके भी असरात होंगे कि उन्होंने अपना क्राइम जो है वो खुद एक्सेप्ट किया, कबूल किया, एडमिट किया, लेकिन यहाँ पर तो कोई हमारे मुल्क में तो कोई माफ़ी भी नहीं मांगता ना। ये माफ़ी मांगना भी, मैं ज़रा हैरान हो गई। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। हमारे यहाँ तो आपने, जैसे आज आपने पहले सेगमेंट में जिस तरह से आपने मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम किया आज के वाक़े का, आप यहाँ पे तो देखें कि जो दहशत गर्दी करते हैं, जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो मरीज़ों पे हाथ उठाते हैं, जो मरीज़ों के कातिल हैं, जो हस्पताल पे धावा बोलते हैं, जो हमला आवर होते हैं, जो कानून को हाथ में लेते हैं, जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं,
وہ بھی دیکھیں بجائے شرمندہ ہونے کے، معافی مانگنے کے، ڈٹائی اتنی زیادہ ان کے اندر کہ وہ دیکھیں کہ ابھی ڈٹ گئے ہیں، الٹا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں مافیاز ہیں، اخلاقیات کی کوئی وقت نہیں ہے، یہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وکلا ایک مافیا ہے، اور تو یہاں پہ تو اس طرح کے ہمارے جو چند طبقات ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں، تو طاقتور جو وزیر اعظم کے سطح کے ہوں ان کی تو پھر آپ بات ہی چھوڑ دیں۔ تو باقی میں اظفر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو درخواست دائر کی ہے اظفر صاحب نے، تو یہ کب تک اس حوالے سے ان کو امید ہے کہ یہ ٹیک اپ ہوگی، جو لندن کی ہائی کورٹ ہے وہ ٹیک اپ کرے گی، اور اگر یہ وہ قابل یہاں کیونکہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پہ کیا پروسیس ہوتا ہے، اور اگر یہ قابل سماعت قرار دے دی جاتی ہے تو کتنے عرصے میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ جی آپ کی اطلاع کے لیے کہ یہ یقیناً قابل سماعت قرار دی جا چکی ہے، بلکہ میں آپ کو اب میں ڈائریکٹ تو کوٹ نہیں کر سکتا، وہ سورس جس نے مجھے یہ کہا کہ برطانوی عدالتیں اس پر بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے، برٹش معاشرے کی ویلیوز کا کہنا چاہیے کہ ویلیوز خراب ہو رہی تھیں، اور جس سے معاشرے کے ہر طبقے کو اعتراض تھا، لیکن یہاں کوئی روایت سو موٹو لینے کی نہیں کورٹس کی، اس لیے ان کے پاس خود یہ اپنا اختیار نہیں تھا، یا وہ خود یہ اختیار ایکسرسائز نہیں کرتے، تو یہ یقینی طور پہ یہ اپلیکیشن نہ صرف ایکسیپٹ ہوئی ہے بلکہ دوسرے دن ہی وزیر اعظم بورس جانسن کو اس پہ نوٹس دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی سو کالڈ اپالوجی کی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس اپلیکیشن میں ہم نے ایکچولی ایکسپیڈیشن مانگی تھی کہ ان کو الیکشن سے پہلے ہی نااہل قرار دیا جائے، اور چونکہ قانون میں گنجائش ہے کہ کورٹس اگر پبلک انٹرسٹ کی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو 3 روز کے اندر اس کا فیصلہ دے سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ڈیفنس کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ لیکن بورس جانسن صاحب نے میں سمجھتا ہوں شاید الیکشن کی مصروفیات یا جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کیا، اور اب ان کے پاس 2 ہفتے کا وقت ہے جو کہ 17 تاریخ کو ختم ہو جائے گا، تو وہ 2 ہفتے میں اپنا ڈیفنس تیار کریں گے اور اس کو بھجوائیں گے۔ اس کے بعد یہ ججز پر ہے کہ یہ کتنا ٹائم لیتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح کے معاملات کئی ماہ لے لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ بہت کلیئر کیس ہے اور جو بھی ان کی ہرزہ سرائی اور جتنی شرمگیزی ہے وہ ایک پبلک ڈاکیومنٹ کی شکل ہے اور انٹرنیٹ پہ موجود ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اچھا اظفر صاحب میں 2 باتیں پوچھنا چاہوں گی، ٹھیک ہے؟ ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی پٹیشن کو، آپ کی درخواست کو اتنا سیریس لیا گیا یا اس کے پریشر کو محسوس کیا گیا، تبھی چاہے ایک سٹنٹ سمجھ لیں، الیکشن کے لیے کہہ دیں یا اپنے فائدے کے لیے کہہ دیں کہ معافی مانگی گئی۔ ایک تو یہ چیز، دوسری چیز یہ کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں یہ جو بورس جانسن صاحب ہیں یہ ٹرمپ کو فالو کر رہے ہیں، ٹرمپ ان کی بہت بڑی کو انسپریشن ہے، یعنی برطانیہ کے ٹرمپ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اس طرح کے بیہیویئر کے بعد؟ جی بالکل، یہ بورس جانسن جو ہیں وہ برطانیہ میں بورس نانسنس کے نام سے مشہور ہیں، اور وہ یقیناً اسی نوعیت کی حماقتیں کرتے ہیں جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹرمپ صاحب کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ افزاتیات ہو جائے گی، میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں، اور چونکہ کیس پہلے سے کورٹ میں موجود ہے اور ظاہر ہے یہ الیکشن کے ایام ہے، صبح الیکشن ہے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو ان کی الیکشن کیمپین میں مداخلت جس سے ہو، تو انشاءاللہ آپ اور دیکھیں آپ نے معافی کا کہا، تو یہ کیس میں نے صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ برطانیہ میں رہنے والے ہر اس انسان، ہر اس رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے شخص کی جانب سے کیا جن کی دل آزاری ہوئی، اور اگر انہوں نے معافی مانگنی تھی واقعی تو یہ معافی ان سب سے مانگی جانی چاہیے تھی، اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ تو یہ اتنی زیادتی ہے کہ ہم سے ہمارے فنڈامنٹل چھینے گئے اس کمنٹس کے، کیونکہ یہ جو اسفر ذرا کلیئر کر دیجئے گا کہ مسلمانوں کے علاوہ آپ ہم سب کس کو کہہ رہے ہیں اور کون کون ہے؟ جی میں یہ یہاں پر رہنے والی مختلف، اگر آپ نے میرے پاس، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس وہ
जो मेरे केस की कॉपी है नहीं है, वो उन्होंने यहाँ जो ब्लैक स्याह फार्म जो लोग हैं उनके बारे में भी ऐसे अल्फाज कहे कि शायद मैं दोहराना उसको उनकी तस्लील तो नहीं कि मैं अपनी तस्लील समझूंगा। बहुत प्यारी बात कि सिर्फ आपने मुसलमानों के लिए ये स्टेप नहीं उठाया, बल्कि सियाफाम लोगों को जो सामना करना पड़ता है इस तरह की बातों का, आपने उनके लिए भी स्टेप उठाया। बहुत अच्छी बात, बल्कि मैं डबल सैल्यूट पेश करूंगी आपको। सदीक जान, क्या कहेंगे? जी देखना है कि अब जैसे असफर साहब बता रहे हैं कि दरख्वास्त के ऊपर नोटिस भी हो गए हैं, तो अब यही है, देखते हैं कि वहाँ की अदालतें इस हवाले से अब क्या फ़ैसला करती हैं। लेकिन ये एक अच्छा इक़दाम है कि कम अज़ कम असफर साहब ने वहाँ अदालत से रजू किया है, अदालत में गए हैं कि उन्होंने जो जिस तरह ये बता रहे हैं कि बाकी अक़लियतों के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो रिमार्क्स हैं, इससे कम अज़ कम एक मैसेज ये ज़रूर जाएगा कि या आइंदा वो मुहतात हो जाएंगे। पहली बात यह है कि उन्होंने ये जिस तरह से बता रहे हैं असफर साहब, तो उनको बिल्कुल उनको तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी जिस तरह का बता रहे हैं असफर साहब। लेकिन यह है कि ज़ाहिर है इलेक्शन वो लड़ भी लेंगे और अगर बाद में भी कोई फ़ैसला आता है तो ज़ाहिर है कन्विक्शन तो उनकी हो सकती है। लेकिन ये अच्छा एक कदम असफर साहब ने उठाया है। लेकिन मैं असफर साहब से ये भी पूछना चाहूँगा कि इसकी क्या वजह है कि जैसे असफर साहब बता रहे हैं कि ये बहुत अरसे से इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो कभी किसी ने भी मुसलमानों में से या अक़लियतों में से किसी ने भी अदालतों से रजू नहीं किया, इसकी क्या वजह है? मैं इसको माशरे की सरमोरी से ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। बारकैफ मैं किसी का वकील नहीं, ना मैं किसी पर एतराज़ कर सकता हूँ। लोगों की अपनी मजबूरियाँ हैं, और चूंकि बोरिस जॉनसन हमेशा से ही बहुत ताकतवर शख्स रहे हैं, और यहाँ पता नहीं क्यों लोग इस इश्यू पर बात करने से भी गुरेज करते हैं। तो मैंने तो अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बई कहा, और ये मेरा फंडामेंटल राइट है बीइंग अ मुस्लिम। आपने बहुत बेहतरीन इक़दाम उठाया। अच्छा असफर, मेरे पास 1 मिनट है, मैं आपसे एक अहम सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ ये होता है कि कोई बड़े किसी शख्सियत के खिलाफ अगर कोई कोर्ट में चला जाए, बल तो जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, मैं अल्लाह बात कहूँगी। अगर चला जाता तो सेटलमेंट के लिए बड़ी कॉल्स की जाती हैं कि इतने पैसे ले लो, इस दरख्वास्त को वापस ले लो, अपना मुंह बंद करने की क्या कीमत लोगे। वहाँ पे भी ऐसे होता है, कोई रब्ता करता है, क्योंकि आप छोटी शख्सियत के खिलाफ नहीं गए, दरख्वास्त लेके बहुत बड़ी शख्सियत के खिलाफ गए हैं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं इस बात से पहले मरना पसंद करूंगा, क्योंकि ये मेरे ईमान का हिस्सा है, और ये मैंने दुनिया में। सदीक, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, इस तरह की तारीख भी रकम हो सकती है, इस तरह कोई जाए इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ पाकिस्तान में और उससे राब्ता ना किया जाए सेटलमेंट के लिए। आखिरी कमेंट, उसके बाद मुझे क्लोजिंग पे जाना है। नहीं, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो यकीन जाने अदालत में जाने की बजाय वो दरखास्त गुजार के साथ राब्ता किया जाए। नहीं, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो यकीन जानिए कि यहाँ की अदालतें जो ठीक। जी असफर, आप अपना लास्ट कमेंट दे कोई सकते हैं। बात होती, अगर इस तरह की कोई बात होती तो यकीन जानिए बरतानवी अदालतें बहुत आज़ाद हैं, और ये उस केस से ज़्यादा, उनके कमेंट से ज़्यादा सीरियस ऑफेंस है अगर वो लॉ के अदालती काम में मज़ीद बढ़ जाता है। ये चीज़ ठीक है जी। असफर बुखारी, बहुत शुक्रिया। बहुत मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पे जो सियाफ हम लोग हैं उनके लिए भी आपने आवाज़ उठाई। क्या कहूँ जी, आई एम स्पीचलेस। और सदीक जान, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।